हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे जीआईसी, नेट, पीजीटी आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी यह हमें बताना है। ऑप्शन में देखो, स्टाउफर द्वारा, सेरिफ एवं सेरिफ द्वारा, हाईमैन द्वारा या फिर आर के मर्टन के द्वारा। तो संदर्भ समूह की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? हाईमैन के द्वारा। किसके द्वारा? हाईमैन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम हर्बर्ट हाईमैन ने वर्ष 1942 में, एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसका उपयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के अध्ययन के संदर्भ में किया था। इस अध्ययन से उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का व्यवहार उच्च वर्ग से आने वाले बच्चों से मिलता जुलता था। निम्न वर्ग के बच्चे अपने समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं करके एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार कर रहे थे जिसके वे सदस्य नहीं थे। हाईमैन के अनुसार उच्च वर्ग वाले बच्चों का समूह निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य कर रहा था। तो हाईमैन के शब्दों में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह हुआ। ठीक है। तो हाईमैन के पश्चात इसके बाद भी कई सारे मनोवैज्ञानिक जैसे सेरिफ जी हुए या फिर न्यूकॉम्ब जी हुए और इनने भी इस शब्द का प्रयोग किया, परंतु इसकी समाजशास्त्री व्याख्या का श्रेय अगर पूछा जाए तो वो किसको जाता है? मर्टन जी को जाता है। तो आप लोग समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाईमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संदर्भ समूह की अवधारणा से सबसे पहले किसने परिचय कराया? अब परिचय की बात कही गई है तो देखो इसमें हाईमैन, मर्टन, श्रीनिवास या कोले, तो क्या हो जाएगा? हाईमैन जी हो जाएंगे इसमें। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जो संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया, तो वो किसने दिया है? मर्टन ने या फिर सेरिफ ने या टर्नर ने या हाईमैन ने। तो क्या राइट आंसर में करना होगा? हाईमैन को, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? तो आर के मर्टन तथा पीबी यंग ने, या फिर सीएच कोले एवं एच हाईमैन ने, या फिर पीबी यंग एवं सीएच कोले ने, या फिर एच हाईमैन तथा मर्टन ने। तो इसमें से अभी बताया था कि सबसे पहले जो शब्द था वो किसने? हाईमैन ने यूज किया था, लेकिन इसकी जो समाजशास्त्री व्याख्या का श्रेय किसे दिया गया था? मर्टन जी को। तो एच हाईमैन तथा आर के मर्टन ये दोनों हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो देखो इसमें संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। और सी है संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपनी व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। और डी है संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, यानी संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपनी व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो है सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। हाईमैन ने संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इससे संदर्भ समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समूह किसी व्यक्ति के समक्ष
ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति न सिर्फ अपना एवं अपनी स्थिति का मूल्यांकन करता है बल्कि दूसरे की हैसियत का भी मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थबोध करता है? ऑप्शन देखो, एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है, एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, या एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोगों को पता ही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है, यह कथन संदर्भ समूह का अर्थबोध करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया है? तो ऑप्शन में देखो, जे फ्रेजर, आर ब्राउन, आर के मर्टन या आर एरोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर के मर्टन। यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया है? तो वो किया है आर के मर्टन जी ने। मर्टन ने सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के मध्य अंतर स्थापित किया है। प्रसिद्ध अमेरिकन सामाजिक मनोवैज्ञानिक न्यूकॉम्प ने भी संदर्भ समूह सिद्धांत के क्षेत्र में सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह जैसी अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है। किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह यानी कि पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप वह समूह होता है जिसके प्रचलित नियम, कानून, मूल्य आदि को वह सही मानता है और उसके अनुरूप अपनी व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। और नकारात्मक संदर्भ समूह यानी कि नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप कैसा होगा? किसी व्यक्ति के लिए वह संदर्भ समूह जिसके प्रचलित नियम, कानून एवं मूल्य को वह न सिर्फ अस्वीकार करता है बल्कि प्रायः उस समूह के प्रचलित नियमों एवं मूल्यों के विपरीत नियम तथा मूल्यों को स्वयं मानता है या अपने समूह में उसको प्रचारित करता है। ठीक है, तो सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया है? तो आर के मर्टन ने। अगर आर के मर्टन ना हो, ठीक है, और अगर न्यूकॉम्प आ जाए तो न्यूकॉम्प हमें सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको पता ही है। देखिए इसमें सैरिफ तथा सैरिफ, मर्टन, क्लाइनबर्ग, सोरोकिन। तो कौन राइट आंसर होगा? मर्टन जी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा को किसने विकसित किया ये बताना है। तो आर के मर्टन ने, कूले ने, या फिर गिलिन एवं गिलिन ने, या फिर टालकेट पार्सन्स ने। तो क्या राइट आंसर होगा? सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा किसने दी है? आर के मर्टन ने। रिलेटिव डिप्राइवेशन की अवधारणा किसकी है? आर के मर्टन जी की। तो संदर्भ समूह के संदर्भ में तुलनात्मक वंचन या अभाव की दशा, ठीक है, क्या है? तुलनात्मक वंचन हो या फिर अभाव की दशा हो अथवा सापेक्षिक अभाव बोध हो यानी कि रिलेटिव डिप्राइवेशन की अवधारणा आर के मर्टन का बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्री योगदान है। तो ये लर्न कर लीजिएगा इतना। उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी? द अमेरिकन सोल्जर, कौन सी है? इनकी बहुत फेमस बुक है द अमेरिकन सोल्जर में तुलनात्मक अभाव की अवधारणा का विशेष रूप से प्रकाश डाला है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे वे अक्सर यह सोचते थे कि अविवाहित सिपाहियों की तुलना में उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता है। उनके ऐसा सोचने का आधार यह था कि वे अपनी पत्नी एवं बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही अपने पारिवारिक जीवन से वंचित रहना
पड़ता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी तो उन्होंने क्या बताया, यानी कि सापेक्षिक अभाव बोध या फिर तुलनात्मक पंचन या फिर अभाव की दशा का उन्होंने अवधारणा दी। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें आर के मर्टन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? तो किससे प्राप्त हुआ था? देखो, अमेरिकन सोल्जर, कंटिन्यूटी इन सोशल रिसर्च या फिर सोशियोलॉजी ऑफ साइंस या फिर रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। तो क्या राइट आंसर होगा? कौन सी पुस्तक भी बताई थी? अमेरिकन सोल्जर। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो वो किससे होगा? ईर्ष्या से होगा या तुलना से होगा या तुलनात्मक अभाव बोध से होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण होता है किससे? तुलनात्मक अभाव बोध से। किससे होगा? तुलनात्मक अभाव बोध से। जैसे एक परिवार जो है वो थोड़ा मिडिल क्लास है, ठीक है, अब वहां का कोई बच्चा है तो वो क्या आईएएस बन जाए, ठीक है, तो उसकी क्या होगी? प्रोन्नति होगी, बहुत ज्यादा हायर पहुंच गया। ऐसे ही उसके पड़ोसी में जो रहने वाला व्यक्ति वो क्या होगा? उसे अभाव बोध होगा कि भाई उनका लड़का इतना आईएएस बन गया तो अपने बच्चे को भी वो चीजें करवाएं। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? फिर पड़ोसी भी अपने बच्चे को भाई आईएएस की तैयारी के लिए भेजेगा और जो भी सुविधाएं होंगी उसे वो प्रदान करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया तुलनात्मक अभाव बोध। अच्छा, नेक्स्ट है सापेक्षिक वंचना आधार है, यानी दर्पणित व्यक्तित्व का। बी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का। सी है संदर्भ समूह सिद्धांत का या फिर सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का। तो सापेक्ष वंचना का आधार क्या है? संदर्भ समूह सिद्धांत का। क्या है सापेक्ष वंचना का आधार? संदर्भ समूह सिद्धांत। सापेक्ष वंचना से तात्पर्य ऐसे वंचना से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की तुलना में कुछ अभाव का अनुभव करता है, ठीक है, तब उसे सापेक्ष वंचना होती है। यह संदर्भ समूह सिद्धांत का आधार होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ समूह सिद्धांत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन है के गॉफ या फिर एल ट्यूमा या फिर बाई बी दामले या फिर जीएस खुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? तो वो किया था बाई बी दामले ने। किसने किया था? बाई बी दामले ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाई बी दामले ने जाति की गतिशीलता की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह के प्रयोग पर जोर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो किसने किया है? एस.सी. दुबे ने, रॉबर्ट पार्क ने या फिर एफ.जी. बेली ने या फिर बाई सिंह ने। तो सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है किसने? रॉबर्ट पार्क ने। किसने किया है? रॉबर्ट पार्क ने। एम सेरिफ ने व्यक्ति की सीमांतता की व्याख्या करते हुए लिखा है। किसने? एम सेरिफ ने व्यक्ति की सीमांतता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक सीमांत व्यक्ति वह है जो अपने समूह के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए भी पराये समूह के मूल्यों को आंतरिक रूप में स्वीकार करता है। यही द्वंद्वात्मक स्थिति उसकी सीमांतता का द्योतक है। दो विरोधी संदर्भ समूहों के बीच पड़ जाने की स्थिति भी सीमांतता को प्रकट करती है। इस अवधारणा को सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? स्टोन विस्ट को जाता है और बाद में रॉबर्ट ई पार्क को जाता है। तो देखो इसमें से ना तो सेरिफ जी हैं और ना ही स्टोन विस्ट हैं, ठीक है, तो इसमें कौन है? रॉबर्ट पार्क हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? रॉबर्ट पार्क होगा इसमें सीमांत व्यक्ति।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पार्क। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया रॉबर्ट पार्क ने। ये सारी जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें ठीक करने होते हैं, ठीक है। तो इसके जो भी जैसे हम लर्न करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसमें से छोटे छोटे क्लू भी मिलते हैं। वो सारे लर्न एक अंडरलाइन कर लिया कीजिए जब भी आप बुक पढ़ते हैं कि पहले किसने कहा, फिर कहीं मिल गया तो इन्होंने भी इस बात पे बात की है, ठीक है। एक टॉपिक है तो उस पर भी बात की है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि केवल एक टॉपिक उठाया और केवल एक थिंकर ही बात करेगा, उस पर 10 लोग और भी बात करेंगे, तो हमें वो भी माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।